हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का जो बुक नंबर 1 है जिसका नाम है भारतीय समाज। तो उस बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय। तो इस चैप्टर को हम डिटेल में समझेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है, तो इस यह बताया गया है कि समाजशास्त्र ऐसा विषय है जिसमें हर व्यक्ति पहले से कुछ ना कुछ जानता है, क्योंकि हम सभी समाज में रहते हैं, लेकिन समाज के बारे में हमारी सामान्य धारणाएं हमेशा पूरी तरह सही या निष्पक्ष नहीं होती हैं। इसलिए समाजशास्त्र हमें समाज को वैज्ञानिक, तर्कसंगत और निष्पक्ष दृष्टिकोण से समझना सिखाता है। ठीक है, तो यही सब इसमें बताया गया है। ठीक है, तो पहला आता है समाजशास्त्र हम क्यों पढ़ें। तो इसमें बेसिकली समाजशास्त्र का महत्व बताया गया है। तो समाजशास्त्र हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज कैसे कार्य करता है, लोग अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार क्यों करते हैं, सामाजिक समस्याएं कैसे उत्पन्न होती हैं, समाज में परिवर्तन कैसे आता है। ठीक है, फिर आता है सामान्य ज्ञान और समाज शास्त्रीय ज्ञान में अंतर। तो क्या होता है अंतर, तो सामान्य ज्ञान को पहले जानते हैं। इसमें क्या होता है, तो अनुभव पर आधारित होता है, परंपराओं से प्रभावित होता है, कई बार पक्षपातपूर्ण भी होता है और वैज्ञानिक परीक्षण नहीं होता है इसमें कोई। ठीक है, सामान्य ज्ञान में। समाजशास्त्रीय ज्ञान में क्या होता है, तथ्यों पर आधारित होता है, वैज्ञानिक अध्ययन होता है, निष्पक्ष और विश्लेषण होता है, प्रमाण और शोध पर आधारित होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि कोई कहे कि गरीबी केवल मेहनत न करने के कारण होती है, तो यह सामान्य धारणा हो सकती है। ठीक है, समाजशास्त्र गरीबी के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक और ऐतिहासिक कारणों का भी अध्ययन करता है। ठीक है, फिर आता है अनलर्निंग। ये क्या होता है, तो समाजशास्त्र पढ़ने का पहला कदम है अनलर्निंग, अर्थात पहले से बनी धारणाओं की आलोचनात्मक जांच करना। ठीक है, यह क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारी सोच परिवार, समाज और धर्म और संस्कृति से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए निष्पक्ष दृष्टिकोण आवश्यक है। ठीक है, फिर आता है आत्मचिंतन। ये क्या होता है, समाजशास्त्र में हमें स्वयं को भी समाज का हिस्सा मानकर देखने की शिक्षा देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मेरी जाति क्या है, मेरे धर्म और मेरे विचारों मेरे धर्म मेरे विचारों को कैसे प्रभावित करते हैं, मेरा परिवार और मेरे व्यवहार को कैसे आकार देता है, इसे समाज शास्त्रीय दृष्टि कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं। तो कौन सी विशेषताएं हैं, तो भारत एक अत्यंत विविधतापूर्ण समाज है। ठीक है, धार्मिक रूप से कैसी विविधता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इसमें कई धर्म आते हैं। ठीक है, अब भाषाई रूप से कैसे विविधता है, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, फिर आता है सांस्कृतिक विविधता। तो अलग अलग भोजन, वेशभूषा, लोक कला, संगीत, नृत्य और त्यौहार भी यहाँ पे मनाए जाते हैं। फिर आता है भौगोलिक विविधता। तो हिमालय, मैदान, रेगिस्तान, पठार, समुद्री तट, द्वीप। तो अलग अलग भौगोलिक विविधता भी भारत में मौजूद है। ठीक है, फिर आता है विविधता में एकता। ये क्या होता है, तो भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भी देश एक राष्ट्र के रूप में जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए इसके आधार पर संविधान, लोकतंत्र, राष्ट्रीय आंदोलन, साझा संस्कृति, विरासत, राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, तो इतनी सारी विविधताएं होने के बाद भी हमारा देश भारत जो है एक है। फिर आते हैं भारतीय समाज का ऐतिहासिक विकास। तो भारतीय समाज समय के साथ निरंतर विकसित हुआ। प्रमुख चरण कौन से हैं, प्रमुख चरण हुए प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, औपनिवेशिक, ब्रिटिश काल, स्वतंत्र भारत। ठीक है, इन सभी चरणों ने भारतीय समाज को वर्तमान स्वरूप दिया। फिर आते हैं औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। तो ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन आए। ठीक है, जब ब्रिटिश शासन था तो उस भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन आए, उन्होंने परिवर्तन किए। ठीक है, ब्रिटिश शासन ने काफ़ी भारतीय समाज पर काफ़ी परिवर्तन किए। जैसे सकारात्मक प्रभाव कौन सा है, आधुनिक शिक्षा, रेलवे, डाक एवं संचार, न्यायिक व्यवस्था, जनगणना। और अब आते हैं नकारात्मक प्रभाव पर। तो आर्थिक शोषण, पारंपरिक उद्योगों का पतन, सामाजिक असमानताएं और गरीबी। ठीक है, फिर आता है आधुनिक भारत में परिवर्तन। ये क्या है, तो स्वतंत्रता के बाद भारत में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जैसे कि लोकतंत्र की स्थापना, संविधान लागू हुआ, पंचायती राज, औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास। ठीक है, फिर आता है भारतीय संविधान की भूमिका। तो संविधान भारतीय समाज को समानता और न्याय की दिशा में ले जाने में प्रयास करता है। और प्रमुख आदर्श क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, ये हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श हैं। फिर आता है भारतीय समाज की चुनौतियाँ।
कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं? तो गरीबी, बेरोजगारी, जातीय असमानता, लैंगिक भेदभाव, क्षेत्रीय असमानता, पर्यावरणीय समस्याएं। ठीक है। फिर आता है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का महत्व। तो समाजशास्त्र हमें सिखाता है कि बिना पूर्वाग्रह के सोचना, तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना, समाज की समस्याओं के वास्तविक कारण को समझना और सभी वर्गों के प्रति संवेदनशील होना। ठीक है। फिर इस चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि समाजशास्त्र में सबसे पहले सामान्य ज्ञान से आगे बढ़ना आवश्यक है। ठीक है। और अनलर्निंग का अर्थ है पहले से बनी धारणाओं की आलोचनात्मक समीक्षा करना। ठीक है। भारतीय समाज की मुख्य विविधता में एकता है। ठीक है। और समाजशास्त्र वैज्ञानिक अध्ययन और प्रमाण के आधार पर प्रमाणकों के आधार पर आधारित विषय है। ठीक है। फिर आता है भारतीय समाज को समझने के लिए इतिहास, संस्कृति, संविधान और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन आवश्यक है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। धन्यवाद।